हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 8 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मिसलेनियस फॉर्मूलाज। मैं आपको कई सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। देखो, इन सारे फॉर्मूलाज को मैं एक एंड के लेक्चर के अंदर क्यों बता रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। जी हाँ, नहीं पूछे जाते हैं। और अगर पूछे भी जाएंगे तो काफ़ी रेयर होगा कि कई सालों में एक बार इनमें से एक फॉर्मूला पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भारी भरकम बात नहीं है कि भाई आपको अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो के अंदर ये सारे बताए जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको एक जगह पर इकट्ठे आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, ताकि ना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और ये जो नॉलेज है ये भी आप तक पहुँच जाए। इनमें से जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होंगे। ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको रटनी पड़ेगी नहीं। अंडरस्टैंडिंग वाली एक बार मैंने आपको समझा दी तो समझा दी, उसको बाद में आप यूज़ कर सकते हो। और अगर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको रटने पड़ेंगे तो एग्ज़ाम से पहले एक बार आप देख लोगे, एक बार नज़र मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप पहले कोशिश करिएगा, अगर ना निकले तो मैं तो समझाऊंगा ही। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई एक बार जरा। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द स्ट्रेट लाइन दिस। तो सबसे पहला फॉर्मूला कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और हमें किसी पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस पता करना है, तो अगर किसी पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस आप पता करोगे तो देखो, उसको पता करने के कई तरीके हैं। ऐसे आप कैसे भी नाप लोगे। अगर आपने इसको थोड़ा और तिरछा किया तो डिस्टेंस और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और तिरछा किया तो डिस्टेंस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो किसी भी लाइन और किसी भी पॉइंट के बीच में आप कई करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस भी बना सकते हो। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब भी किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में अगर एग्जामिनर डिस्टेंस पूछता है तो हमें पता करना होता है पॉइंट और लाइन। अगर मैं उस पॉइंट से, उस बिंदु से उस लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कोई लंब बनाऊं, तो हमें पता चलता है उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वही डिस्टेंस होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्टली परपेंडिकुलर की लेंथ पूछ लेता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछी है, या कभी कभी डिस्टेंस पूछ लेता है, तो तब भी आप परपेंडिकुलर की लेंथ बताएंगे। समझ गए? तो यानी कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो भाई, अब मैं उसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास जो लाइन है उसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट है जी x1 y1। तो हमें परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे मिलेगी? तो भाई परपेंडिकुलर की लेंथ हमें मिलेगी, आपने जस्ट ये करना है, ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसको लिख के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। हमेशा फॉर्मूलेज में रटवाता भी तो पैटर्न में रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने करना क्या है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एग्जामिनर आपको 2, 3, 5, 4 ऐसे करके देगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करो। तो वैल्यू कैसे पुट करोगे? वैल्यू आप पुट करोगे a x1, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, प्लस b y1 प्लस c। यहां पर आप मॉड्यूलस लगाओगे, यानी कि इसके अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी उसका साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो -5 किलोमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ 5 किलोमीटर हो सकता है, 6 किलोमीटर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी क्या है? ए और बी है एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट। ठीक है, तो ये होएगी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होएगी उसकी लेंथ। तो यहां पर अपने क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या वैल्यूज दी हैं उनकी हेल्प से एक बार निकाल के मैं आपको दिखाता हूं। देखो, पॉइंट है भाई 3 एंड -2, और जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है। लाइन की इक्वेशन है 12x -5y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली इस पॉइंट की वैल्यूज को लाइन के अंदर पुट करना है। ये जो ऊपर अजीब सा दिख रहा है ये वही किया गया है, पॉइंट की वैल्यूज को लाइन के अंदर पुट किया गया है। तो देखो क्या बन जाएगा, x की जगह पर x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट। 12 तिये 36 तो 36 मॉड्यूलस होएगा यहाँ पर। देन y की जगह पर -2 तो -5 -2 +10। देन आगे +6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अंडर रूट आएगा जी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मुझे ये बात पता है कि 5, 12 और 13 जो है ना वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो उस नॉलेज का यूज मैं यहाँ पर भी करूँगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को सोल्व नहीं करूँगा, सीधा 13 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया जी 13। तो इसको सोल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 + 10 46 + 6 52/13 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी 4 यूनिट्स। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भाई लिख लो अब कहीं पर, जो आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके एंड में ये सारे फॉर्मूलेस इस वीडियो वाले लिख लो बस। ठीक है, दैट्स एनफ। एग्जाम में जाने से पहले फिर क्या करिएगा, फिर इन्हें एक बार देख लीजिएगा। देन अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इज पी। देखो यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया है कि एक लाइन का, कि अगर हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक पॉइंट है, तो पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं लाइन की तरफ, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है। इस पॉइंट से अगर लाइन की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इसकी लेंथ क्या है, हमने ये किया है। तो देखो ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं था ना कि ये पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि ओरिजिन से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया गया है, ओरिजिन से। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहां पर भी काम आएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जी 0 0। ठीक है, तो हमारे पास लाइन है, ये रही, इसकी इक्वेशन है x + 2by - 2p = 0। और हमारे पास एक पॉइंट है, तो ओरिजिन के लिए अलग से फॉर्मूला बुक्स के अंदर लिखा होता है, टीचर्स भी बताते हैं, लेकिन वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिन में x और y 0 0 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेम फॉर्मूला काम कर जाएगा, वहाँ पर बस 0 0 पुट कर दो। तो भाई हमारे पास एक पॉइंट है 0 0, तो हमें पता करनी है इस परपेंडिकुलर की लेंथ। तो चलिए अपना वही फॉर्मूला पुट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन में पुट करेंगे, मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे। तो x और y 0 हैं, तो ये दोनों खत्म हो गए, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर रह गया -2p डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1² x का कोफिशिएंट 1 है, 1² और y का कोफिशिएंट है 2b, तो 2b का स्क्वायर आएगा जी 4b²। क्लियर है? और एग्जामिनर ने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि इस पॉइंट के बीच में और इस लाइन के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो डिस्टेंस आ रहा है वो p आ रहा है, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया p से। ठीक है, और ऊपर मैंने मॉड्यूलस रखा है। मॉड्यूलस का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होएगा, तो मैंने इस नेगेटिव को काट दिया, ये हो गया जी 2p। तो p से p भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। इस चीज को आप ऊपर लेकर चले जाओ तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √1 + 4b² = 2। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहां पर हो गया जी 4, यहां पर हो गई ये चीज। अब इस 1 को इस साइड भेज दो, तो 3 = 4b², तो b² = 3/4, देयरफॉर b = √3/2। और यही एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई b की वैल्यू क्या है। तो समझ में आ गई, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। एक पॉइंट और लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस है, उस फॉर्मूले को p से इक्वेट करना था, उसने बता रखा था, फिर अपने आप आ जाना था। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, अगर इस चीज की नॉलेज होगी तो। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इज p। हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है जी ax + by - p = 0, और हमारे पास एक पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। इस पॉइंट से इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ एग्जामिनर ने बताई है कि भाई p है।
देखो यहाँ पर बता रखी है, और उसने b की वैल्यू भी बता रखी है। चलो ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर। फिर एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसके बीच में और जो हमारा परपेंडिकुलर है इसके बीच में क्या एंगल है। तो ध्यान से बताओ एक बार, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और कोई भी लाइन उसके बीच में जो एंगल होता है ये हम कब फाइंड आउट करते हैं, ये हम तब निकालते हैं जब हमें उस लाइन का स्लोप निकालना हो, तभी निकालते हैं ना। तो इनडायरेक्टली इसका स्लोप पूछने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है वो पूछ रहा है एग्जामिनर। परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये। तो चलिए भाई निकालते हैं अब। तो देखो एग्जामिनर ने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ p है। तो एक बार फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट की वैल्यूज को पुट करूंगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मॉड्यूलस माइनस p डिवाइडेड बाय अंडर रूट, नीचे क्या होएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या बताया है एग्जामिनर ने, डिस्टेंस बताया है जी p। तो मॉड्यूलस माइनस p सोल्व होके हो जाएगा p, तो p से p कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई दिस। तो ये चीज भी 1 के इक्वल आ गई जब आप इसको ऊपर भेज दोगे तो, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो गया। और अब एग्जामिनर ने हमें b की वैल्यू बता रखी है, तो b की वैल्यू बता रखी है तो b की वैल्यू यहां पर पुट करो। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 3/4। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उस साइड भेजोगे तो हो जाएगी जी 1/4, तो a की वैल्यू हो जाएगी जी 1/2। तो देखो मेरे भाई, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू जो थी वो ऑलरेडी थी, तो a और b दोनों की वैल्यू हो गई। तो इस इक्वेशन की वैल्यू आप लिख सकते हो ना, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की वैल्यू हो गई, मैं दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ a और b की, 1/2x प्लस √3/2y माइनस p इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि हम ये करते चलेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। अब देखो मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था इस परपेंडिकुलर का, ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप, मैं इसका स्लोप निकालना चाह रहा हूं। क्यों निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है। तो क्या एंगल बनाता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वही एंगल तो इसके स्लोप को बताता है ना। उसी एंगल का टेंजेंट जो है इसका स्लोप होता है। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता करने के लिए क्या चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला लगाना है स्लोप का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस। तो चलिए इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास है, मेरे पास p की वैल्यू हो या ना हो, स्लोप निकालने के लिए सिर्फ x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप क्या होएगा भाई, जरा इस लाइन का स्लोप बताना। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि -1/√3। अगर इस लाइन का स्लोप -1/√3 है तो ये जो इस परपेंडिकुलर है, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है, दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है। अगर एक लाइन का हमें स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और साइन बदलना पड़ेगा। तो अगर इस लाइन का स्लोप -1/√3 है तो इस परपेंडिकुलर का स्लोप √3 कर दो, और फिर यहां पर नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव रखो। तो इस परपेंडिकुलर का स्लोप √3 होएगा, सिर्फ √3, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर स्लोप √3 है यानी कि tan थीटा अगर √3 है तो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो काली लाइन है ये परपेंडिकुलर है अपने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है उस एंगल का टेंजेंट जो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाता है। समझ में आ गई बात। अब एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस बताइएगा। तो देखो एग्जामिनर आपसे सिर्फ दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ सकता है, सिर्फ दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस नहीं पूछ सकता। कैसे पूछेगा, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में यहाँ पर अलग डिस्टेंस है, यहाँ पर अलग डिस्टेंस है,
हैं। अगर इस डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर लें तो ये अलग डिस्टेंस है, यहाँ पर अलग डिस्टेंस है, और एक ऐसा भी पॉइंट है जहाँ पर कोई डिस्टेंस ही नहीं है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? सेंस बनाती है ना ये बात। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस नहीं पूछेगा, वो सेंस नहीं बनती। तो वो आपसे पूछेगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप है वो बराबर होता है। स्लोप बराबर होता है तभी तो वो पैरेलल हैं, उनकी ढलान बराबर है। और जो स्लोप होता है वो x, जो यहां पर अपने x का जो कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। x और y के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनका स्लोप बराबर होएगा, और अगर इनका स्लोप बराबर होएगा तो इनके x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो एग्जैक्टली बराबर होएंगे। देखो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उनको बराबर होना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, तभी लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है? तो जब भी ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन होती है ax, एग्जैक्टली सेम आएगा, प्लस बी वाई प्लस C2, ये C2 आएगा, ताकि लाइनें अलग अलग हों, सेम ना हो। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है कहाँ पर, इक्वेशंस के अंदर भी, इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये आएगा, यानी कि, और हाँ, अगर यहाँ पर एग्जामिनर ऐसे दे देता ना कि भाई 10x प्लस 24y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मान लो वो ऐसे दे देता, तो यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा उसके अंदर आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसके लिए ये चीज़ें बराबर करनी पड़ेंगी। वो चालाकी करके किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके आपको दे सकता है। फिर ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये ax by ये चीज़ें सेम हो। तो फॉर्मूला क्या है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस को बताने का? तो वो फॉर्मूला है मॉड्यूलस C1 माइनस C2, C1 और C2 के बीच में जो भी गैप है उसका मोड, मतलब कि हमें उसकी क्वांटिटी से मतलब है, साइन से नहीं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पर C1 क्या है? यहाँ पर C1 है -30 और C2 क्या है? -4। तो -30 और -4 के बीच में कितने का डिस्टेंस है मेरे भाई? ये है जी 26 का डिस्टेंस। साइन मैटर नहीं करता। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और मुझे पता है 5 12 13 ट्रिपलेट्स हैं पाइथागोरियन, तो यहाँ पर मुझे पता है सीधा 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26। तो आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है, जो भी आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया है उसके पीछे। देन एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज लाइंस? इन दो लाइंस के बीच में एंगल क्या है? तो अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, जब भी आपको दो लाइंस के बीच में क्या एंगल है, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है, इस एंगल की, तो दो लाइंस के बीच में एंगल क्या है ये अगर आपको निकालना है तो आपको दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, और हमें ये पता करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल है। ठीक है? तो देखो, तो फॉर्मूला क्या है? इनके बीच में जो भी एंगल है उस एंगल का टेंजेंट यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, देखो ये जो सारी चीजें हैं जो मैं आपको मिसलेनियस फॉर्मूलाज में बता रहा हूं, इनको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, इनको और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कितना भी एक्सप्लेन कर लो किसी चीज को, मैथ्स का कोई अंत थोड़ी है, लेकिन ये इतना ही जरूरी है। ठीक है? यहां पर मैं जरूरी चीजें बता रहा हूं, इनको ओवर एक्सप्लेन भी किया जा सकता है और टाइम वेस्ट भी किया जा सकता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है मेरे भाई? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये जो tan a माइनस बी होता है ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपने किया है, एग्जैक्टली ये उसी से रिजेंबल करता है, और उससे रिजेंबल मतलब कि उस जैसा दिखता है। और क्यों दिखता है पता है? क्योंकि उसी से ड्राइव किया जाता है। तो tan a माइनस बी याद रखिएगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, उस जैसा ये फॉर्मूला है। तो यहां पर हमारे पास जो दो लाइनें हैं, अब एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को इन लाइनों के ऊपर लगाते हैं। देखो, यहां पर हमारे पास जो दो लाइनें हैं उनके स्लोप मैं एक बार निकालता हूं। हमें उन दो लाइनों के सिर्फ स्लोप चाहिए, एंगल हम बता देंगे।
तो पहले वाली लाइन का स्लोप क्या है भाई? पहले वाली लाइन किसी को भी बोल सकते हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी होगी। तो पहले वाली लाइन का स्लोप है -1/3। कैसे निकला? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली दूसरी लाइन का स्लोप क्या है? दूसरी लाइन का स्लोप है मेरे भाई 1/2। तो अब एग्जैक्टली इसी चीज़ को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस। और हाँ, अब m1 कौन सा है, m2 कौन सा है, ये मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? देखो, ऊपर मैं m1 और m2 का डिफरेंस लूंगा, तो बेशक से पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, मैंने पॉजिटिव लेना है। और नीचे भाई दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले किससे किसको मल्टीप्लाई किया इससे फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से, ठीक है। तो ये मैं अपनी मर्जी के अनुसार लिखता हूँ। मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, मैं दोनों के स्लोप ले लेता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, मैं बड़े में से छोटे को घटाना पसंद करता हूँ ताकि माइनस ना आए बिना वजह, हमें माइनस फिर अवॉइड ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2 माइनस 1/3, तो ये फिर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 1/2 प्लस 1/3 हो गया जी ऊपर। तो मॉड्यूलस हटा दो, ये पॉजिटिव ही आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो गया जी 1/6, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर क्या था, 1 प्लस 1/2 इंटू -1/3 था, ये -1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 1/6। तो ऊपर हो गया मेरे भाई 5/6, नीचे भी हो गया 5/6। तो सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड किया गया, तो ये क्या हो जाएगा 1, 5/6 बाई 5/6 इज 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45। tan 1 कब होता है, जब थीटा 45 हो। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, एग्जैक्टली उसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। द एंगल बिटवीन दीज लाइन्स इज व्हाट। तो देखो यहां पर आप देखोगे, एक तो आप ये काम कर सकते हो कि आपके सामने ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आप नॉर्मल जो इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लिख लो कि भाई √3x, इस y को इस साइड ले आओ, -y + 8 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इससे स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर हमें दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है तो स्लोप ही तो निकालना है दोनों लाइनों का, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो फिर आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका होता है, दोनों लाइनों के साथ आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये आपको दिख जाए कि ये कौन सी फॉर्म में है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है कि y इज इक्वल टू mx प्लस बी, ये इस फॉर्म में है। अगर आपको ये दिख जाए y इज इक्वल टू mx प्लस बी, तो आपको सीधा सीधा इस लाइन का स्लोप दिख जाएगा, ये रहा। m का मतलब है यहाँ पर स्लोप, ये मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ पर देखते ही मुझे पता चल रहा है कि भाई एक लाइन का जो स्लोप है वो है जी √3, दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो है 1/√3, बिकॉज ये भी उसी फॉर्म में है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि लाइन का जो स्लोप है वो क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है जी tan थीटा। तो पहली वाली लाइन के लिए tan थीटा है √3, दूसरी वाली लाइन के लिए tan थीटा है 1/√3, और मुझे इन दोनों की वैल्यूज याद हैं। अगर tan थीटा √3 हो, tan थीटा 1/√3 हो, तो मुझे इन दोनों की वैल्यूज याद हैं, तो इसीलिए मुझे फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, देखो जरा, पहली वाली लाइन के लिए tan थीटा इज √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60, यानी कि पहली वाली लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और दूसरी वाली लाइन के लिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि दूसरी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर एक लाइन 60 का एंगल बना रही है, दूसरी लाइन 30 का, तो दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होएगा, दोनों के बीच में 30 डिग्री का होएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन बी होएगा। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हो तो फिर क्यों लगाएंगे फॉर्मूला, है ना, तो हम डायरेक्टली ऐसे आंसर मार्क कर देंगे। अब फॉर्मूला लगा के भी मैं आपको दिखा देता हूं।
मान लो अगर वैल्यूज याद ना हो तो यहाँ पर हम क्या करते, तो यहाँ पर हम ये काम करते। फिर देखो कि टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें सिर्फ इन दोनों के स्लोप याद है ना। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 - 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2/√3 सोल्व करने पे, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 1, तो ये आ गया जी 2, यानी कि ये कुल मिलाकर हो गया 1/√3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हो जी 30 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसी नॉलेज को यूज करते हुए एक बार ये क्वेश्चन करके दिखा दो भाई साहब। एग्जैक्टली वही नॉलेज यूज करनी है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए -2 and 1, पॉइंट बी 2 and 3, एंड पॉइंट सी -2 and -4। इनको कैसे भी लिख लो। अब एग्जामिनर ने हमें बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, एंड बी सी यानी कि ये वाली लाइन। इन दोनों लाइनों के बीच में हमें एंगल बताना है कि भाई इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है। तो देखो मेरे भाई, अगर आपको दो लाइनों के बीच में एंगल बताना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिर्फ उन दोनों लाइनों का स्लोप। क्लियर है, तो मैं पहली लाइन का स्लोप लिख रहा हूं यहां पर, मतलब किसी भी एक लाइन का स्लोप, तो बी ए का मैं स्लोप लिख रहा हूं। और अगर आपको पता हो कि इन दो पॉइंटों से लाइन पास हो रही है, इन दो पॉइंट से, तो आप स्लोप भी निकाल सकते हो। y2 - y1 ओवर x2 - x1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है ना। तो देखो जरा, ऊपर वाली लाइन का स्लोप 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2 - -2 यानी कि 4, तो ये इसका स्लोप हो गया जी 1/2। इस वाली लाइन का स्लोप देखते हैं, 3 - -4 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2 - -2 यानी कि 4, तो नीचे वाली लाइन का स्लोप हो गया 7/4। अब मैं सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू 7/4 - 1/2। मैं बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ताकि मॉड्यूलस का यूज ही ना रहे। ठीक है, 7/4 - 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। तो ऊपर हो गया मेरे भाई, यहां पर मैंने क्या किया, मन ही मन 2/2 से गुणा कर लिया, तो ये हो जाएगा 7 - 2 5/4। तो ऊपर हो गया जी 5/4, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 7/8, तो ये हो गया जी 15/8। तो 5/4 इंटू 8/15, तो 4 दूनी 8 5 तिये 15, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको ये पहले भी लिखना बताया है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2/3, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक बार ये इक्वेशन और ट्राई करो भाई जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टू लाइन्स विच पास थ्रू दिस पॉइंट विच मेक्स एन एक्यूट एंगल 45 डिग्री विद द लाइन दिस। मतलब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ टू लाइन्स, जो दो लाइन है उनमें से किसी एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। कौन सी दो लाइन, बताता हूं। दो लाइनें ऐसी हैं, मतलब कि जो इस पॉइंट से पास होती हैं 4 5 से, और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मैं एक बार आपको समझाता हूं पिक्चर बना के, तब पिक्चर क्लियर होगी। ये देखो, ये अपने XY एक्सिस है, तो ये मैंने कोई भी लाइन यहां पर लिख दी, और हमने मान लिया कि ये जो लाइन है ऐसे, ये 2x - y + 7 = 0, ये वाली लाइन है जो एग्जामिनर ने दे रखी है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक तो इस पॉइंट से पास हो रही हो 4 5, मान लो वो पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट है 4 5, इस पॉइंट से तो पास हो रही है, और जो हमारी लाइन है ना उस लाइन के साथ 45 डिग्री का एक्यूट एंगल बना रही है, उस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब एग्जामिनर बोल रहा है ऐसी दो लाइनें हैं, तो उनमें से कोई एक लाइन बता दो। ऐसी दो लाइनें कैसे हैं, ट्राई करो जरा, ऐसी दो लाइनें कैसे हैं भाई। मान लो एक तो मैंने ये लाइन बना दी,
ये लो, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के साथ देखो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब दूसरी लाइन कौन सी हुई, तो अब एग्जामिनर ने ये थोड़ी बोला इसके उसी साइड बनानी है लाइन, इसके इस साइड भी तो हो सकती है ना। ये देखो ये रही दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, इस पॉइंट से भी पास हो रही है 4 5 से, और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो अब आप इन दोनों में से कौन सी लाइन की इक्वेशन बताओगे, कौन सी लाइन की इक्वेशन एग्जामिनर ने पूछी है। तो देखो मेरे भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेरे को बस ये बता दो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल 180 के होते हैं, ये 45 ये 45, तो ये बच गया 90 का। तो यानी कि अपने जो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एक तो लाइन नंबर 1 भी हो सकती है जो एग्जामिनर पूछ रहा है, लाइन नंबर 2 भी हो सकती है। तो हमारे जो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हमें गलती से गलत लाइन भी बता दी, जो ऑप्शंस के अंदर हमें नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स, गलत बता दी, तो वो दोनों देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। टॉर्चर नहीं करना, क्वेश्चन पूछना है उसने, ठीक है। तो अगर उस आप हमने गलत लाइन निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं होगा, फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ कि भाई वो कौन सी ऑप्शन में देगा, कोई भी इन दोनों में से एक देगा, फिर हम दूसरी निकाल लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सिचुएशन समझ में आ गई, अब अपना काम स्टार्ट कर दें। तो ये लो भाई, तो हमने क्या करना है भाई, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, मान लो यही वो लाइन है, ठीक है, जो 0.45 से पास हो रही है और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो, मेरा टारगेट क्या रहेगा, मुझे इस ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे एक पॉइंट पता है जिस पॉइंट से ब्लू लाइन पास होती है, तो मुझे जस्ट इस ब्लू लाइन का स्लोप मिल जाए ना, तो स्लोप पॉइंट वाले फॉर्मूले से मैं इसकी इक्वेशन बता दूंगा तुरंत। तो मुझे जस्ट इसका स्लोप चाहिए, तो मान लो इसका स्लोप है जी m, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसका स्लोप तो m है, ये जो अपनी काली वाली लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप निकाल लो फॉर्मूले से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप हो जाएगा जी 2। तो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 45 ऑलरेडी गिवन है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1, देन m1 माइनस m2 यानी कि m माइनस 2 या 2 माइनस m, कैसे भी कर लो, ठीक है। एक वे से एक इक्वेशन आएगी, एक वे से दूसरी आएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने कर लिया m माइनस 2, 1 इज इक्वल टू m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m, ठीक है, 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो भाई 1 प्लस 2m को यहाँ पर ऊपर लेकर जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 2। अब इस m को इस साइड लेकर आओ, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 उस साइड जाएगा -3। तो यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है वो -3 आ गया। अब देखो मेरे भाई, ये ठीक लाइन भी हो सकती है जो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन हो, या फिर ये दूसरी लाइन भी हो सकती है, हमने दूसरी लाइन निकाल ली हो, क्लियर है। तो कोई नहीं, अब हम देखते हैं। तो हमें लाइन का स्लोप भी पता है, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी पता है, तो तुरंत इसकी इक्वेशन निकाल दो, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सोल्व करते हैं, -3x प्लस 12। मैं एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमें एक पॉइंट पता है जिससे लाइन पास हो रही है और हमें लाइन का स्लोप पता है, ठीक है, जो कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर चुके हैं। तो अब 3x को इस साइड ले आओ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। क्या ये कहीं पर दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा, यानी कि हमने गलत लाइन की इक्वेशन निकाल ली। उसने बोला था दो में से किसी एक लाइन की इक्वेशन निकालो, एग्जामिनर दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल के बैठा है। कौन से वाली लाइन की, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, इस वाली लाइन की। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दूसरी लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी इक्वेशन हम इजीली निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसे आपने घबराना नहीं, आप पूरी सिचुएशन को समझ जाओगे तो घबराओगे ही नहीं है। इसीलिए आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं हर एक टॉपिक के अंदर। तो इस लाइन का स्लोप -3 है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर दो पारस्परिक, फिर इसका साइन बदल दो, यानी कि 1/3। तो फिर से
कितनी देर लगेगी हमें लाइन की इक्वेशन निकालने में? हमें पता है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है जो हमने निकालनी है ये इस पॉइंट से पास होती है और इसका स्लोप ये है। तो चलो भाई अब ठीक वाली इक्वेशन लिखते हैं जरा। तो इस पॉइंट से पास होती है, ये स्लोप है, यही दोनों चीजें मैं लगा रहा हूं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 4। 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 3y माइनस 15 हो जाएगा इस इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इन दोनों चीज़ों को उस साइड ले जाते हैं। x माइनस 3y प्लस 11 इस इक्वल टू 0। क्या ये कहीं पर दिख रहा है आपको? जी हाँ, ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो भाई ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिस नॉलेज पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी नॉलेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है? उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन तो आपके लिए है ही। तो चलिए भाई अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशंस, यहाँ पर क्या है? इक्वेशंस, यानी कि एक से ज़्यादा इक्वेशन बन रही है। इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। पूरा खेल मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये लाल लाइन है, तो इन दो स्ट्रेट लाइन, ये जो लाल लाइन है, लाइन इनके नाम दे देते हैं लाइन L और लाइन M। तो इन दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में दो एंगल बनते हैं। एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन पर हो गई ना, ठीक है? तो दो रेखाओं के बीच में, दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, और इसी कारण जो अपना एंगल बिटवीन लाइंस का जो फॉर्मूला था, इसी कारण वो m1 माइनस m2 के बाहर मैंने मोड लगा रखा था। वैसे तो हम मोड को हटा सकते हैं, लेकिन मोड मैंने क्यों लगा रखा था? मोड मैंने इसलिए लगा रखा था ताकि आपको एक्यूट एंगल पता लग जाए। एक्यूट एंगल, क्योंकि एग्जामिनर ये छोटे वाला एंगल ही पूछता है। अगर इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर 120 का भी बनेगा, तो 120 का नहीं पूछता एग्जामिनर आपसे। और अगर पूछ भी लेगा कि बड़े वाला एंगल बताओ, तो छोटे वाला अगर हमें पता लग गया 60, तो 180 में से 60 घटाओगे तो 120 तो पता लग ही जाएगा। कोई भी एक एंगल पता लगना चाहिए, दूसरा तो बता ही देंगे, ठीक है? तो एक्चुअल में दो सीधी रेखाओं के बीच में दो एंगल्स बनते हैं अगर वो एक दूसरे को ऐसे पूरे काटने, तो ठीक है। और भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लाइन है जिनकी इक्वेशन है वो तो पूरी ऐसे इन्फिनिटी तक लंबी होती है, तो वो तो एक दूसरे को ऐसे ही काटेंगी। तो अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई इनके बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है उनकी इक्वेशन बताओ, यानी कि दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। एक तो ये वाला, अगर इनको मैं ब्लू लाइन से बनाऊं, एक तो जो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, है ना? एक इस साइड वाला एंगल है, एक इस साइड वाला एंगल है, तो एक तो ये ब्लू वाला एंगल बाइसेक्टर बनेगा, और एक एंगल बाइसेक्टर बनेगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, बिकॉज दो लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं। अब भाई दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हम कैसे बताएंगे? तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अगर एक का आपको स्लोप पता लग गया तो दूसरे का स्लोप भी पता लग जाएगा। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप निकालना, अगर एक का पता है तो दूसरी का निकालना बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आपस में परपेंडिकुलर क्यों होते हैं, एक बार आप खुद प्रूव करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं करूंगा। तो देखो, अब मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूं कि आपस में परपेंडिकुलर क्यों है अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो अब आप फोकस करो। अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं तो अच्छा रहेगा। देखो, इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया है भाई P, Q, R, S एंड O, ठीक है? अब देखो, एंगल QOR को जो बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्टर, वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि A एंड A। और एंगल POQ को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि B और B। क्लियर है ना? B और B। अब आप देखिएगा लाइन POR के ऊपर, लाइन POR, तो लाइन POR के ऊपर जब आप देखोगे ऐसे, तो आपको पता लगेगा एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बने हुए हैं इनका सम होएगा जी 180। और यहाँ पर जितने भी सारे एंगल्स, जितने भी सारी वैल्यूज मैंने लिखी हैं वो क्या हैं? वो है 2A + 2B दैट इज इक्वल टू 180। देयरफॉर A + B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A + B 90 डिग्री है। अब देखो A + B कहाँ पर है, हटाओ एक बार इसको, ये रहा A + B, दो नीली लाइनों के बीच का एंगल A + B।
अगर ये 90 है तो ये भी 90 होएगा, तो फिर ये भी 90 होएगा, तो फिर ये भी 90 होएगा। समझ में आ गया? इसके सामने वाला 90 क्यों होएगा? ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ये 90 क्यों होएगा? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स हैं। तो भाई ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ गई अब बात? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक नॉलेज यूज़ करके कि दो लाइनों के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में ये एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने आपको ज्योमेट्री के अंदर जब मैं आपको इन सेंटर के बारे में, इन सर्कल के बारे में पढ़ा रहा था, तो एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? ज्योमेट्री के अंदर ध्यान करो कि जो इन सेंटर है वो कैसे बनता है? इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर का वहां पर जिक्र आया था ना इन सेंटर के अंदर। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एंगल है और उस एंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर है तो उस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर ये जो लाल लाइन है ये एग्जैक्टली बीच में से गई हुई है, तो कोई भी पॉइंट इन दोनों भुजाओं से बराबर डिस्टेंस पर होता है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट जो एंगल की दोनों आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, उनसे बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बस, अदरवाइज एग्जैक्टली बराबर दूरी पर होगा। तो एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये इस एंगल बाइसेक्टर पर है, और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया भाई जेड, और जेड के जो कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब एग्जामिनर ने हमें दोनों लाइन की इक्वेशन दी है कि नहीं दी है? दे रखी है ना, कि इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताओ। तो एक लाइन तो हो गई जी ये 3x + 4y + 2 = 0। दूसरी लाइन हो गई जी ये 5x - 12y - 6 = 0। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पॉइंट है ये एंगल बाइसेक्टर पर है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। तो बस हमें इस डिस्टेंस को इक्वेट करना है, दैट्स इट। हमें बस इस डिस्टेंस को इक्वेट करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक पॉइंट का एक लाइन से क्या डिस्टेंस है ये फॉर्मूला आपको बताया है कि नहीं बताया? एक पॉइंट का एक लाइन से क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। क्या डिस्टेंस है ये फॉर्मूला सबसे पहला बताया मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो। तो वो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन के अंदर पुट करते हैं सबसे पहले। तो चलिए पुट करते हैं, और क्या बाकी है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा जी 3x1, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 + 4y1 + 2 डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो यहाँ पर a क्या है ये और b क्या है ये? तो भाई 3 और 4, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, तो मेरे को सीधा पता है ये 5 ही आएगा। तो ये तो हो गया ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। अब ये बराबर होएगा किसके? इस वाले डिस्टेंस के। तो भाई एक बार ये वाला डिस्टेंस भी निकालो, ये नीचे वाला जो है डिस्टेंस को मैं नंबर कर देता हूं। ये तो हो गया नंबर 1 डिस्टेंस। तो नंबर 1 डिस्टेंस नंबर 2 डिस्टेंस के बराबर होएगा। तो देखो अब इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया 5x1 - 12y1 - 6 डिवाइडेड बाय √a² + b², यानी कि 5² + 12²। तो 5 12 13 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये मुझे पता है ये सारा सोल्व होके 13 ही आएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान रखो, देखो हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, लेकिन एग्जामिनर हमें दो इक्वेशन की बात कर रहा है। फाइंड द इक्वेशंस बोला, और मैंने आपको बताया था कि भाई एंगल बाइसेक्टर भी दो बनते हैं ऐसे। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? तो आप यहाँ पर लगाओगे प्लस माइनस क्यों लगाओगे? एक इस एंगल बाइसेक्टर के लिए मेरे भाई, ठीक है, एक इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए। तो एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार मैं इसको सोल्व करूंगा सिर्फ प्लस मान के, और एक बार सोल्व कर लूंगा जी वाई मान के। ठीक है, और ये जो x1 y1 है ना, ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, उसको समझाने के लिए आपको बताए थे। लेकिन हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमेशा x और y में होती है, तो इनको x1 y1 को आप xy में ही रहने दो। बिकॉज क्या है कि एग्जैक्टली तो एग्जामिनर ने हमें पॉइंट बताया नहीं ना, एग्जैक्टली तो पॉइंट बताया नहीं उसने हमें।
अगर पॉइंट की वैल्यू बताता 4, 5, 6, 7 है तो भी तो कुछ बात होती भी। तो इसको एक्स वाई रहने दो, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो एक्स वाई में होती है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एस टी यू भी हम कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन कन्वेंशनली जो इक्वेशन है वो एक्स वाई में होती है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो एक बार यहाँ पर प्लस मानूंगा, एक बार माइनस। तो अब मैं मान रहा हूँ प्लस, आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ प्लस मान के। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो 13 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 39x प्लस 13 चौके 52y प्लस 13 दूनी 26 इज इक्वल टू, प्लस मान लिया मैंने यहाँ पर 5 5 25x, या फिर प्लस माइनस ही रहने दो अभी थोड़ा सा है, प्लस माइनस रहने दो अभी। तो यहाँ पर हो गया जी प्लस माइनस, अब इसको मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, 25x माइनस 12 पंजे 60y माइनस 30। हाँ यहाँ तक मैंने प्लस माइनस लेकर सोल्व कर लिया। आगे मैं अभी एक बार प्लस मान रहा हूँ, फिर एक बार वाई माइनस मानूंगा और मैं दोनों इक्वेशंस निकाल दूंगा। अब मैं प्लस मान रहा हूँ, तो जब ये 25 इस साइड आएगा तो नेगेटिव का होगा, 39 माइनस 25 14x। जब ये 60 इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 52 प्लस 60 112y। जब ये 30 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं 14 से कटते हैं, तो 14 से मैं काट रहा हूँ, 14 एकम 14, 14 8 112 और 14 चौके 56। तो क्या ये इक्वेशन आपको कहीं दिख रही है? जी हाँ दिख रही है, ऑप्शन सी। लेकिन अब सीधा ऑप्शन सी को मार्क मत कर देना, क्योंकि एक और ऑप्शन है जो बी एन सी जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो है, मुझे पता चल गया कि ये वाली इक्वेशन तो है, देखते हैं बी वाली भी है कि नहीं। तो अब एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर मान लूँगा मेरे भाई माइनस, माइनस मानने से क्या होता है वो देखते हैं। तो जब मैं यहाँ पर माइनस मानूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आगे ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं भाई क्या इक्वेशन निकल कर आती है। अब जब ये 25x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी पॉजिटिव। तो 39 प्लस 25 50 और 14 64x। जब ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा जी -8y, बिकॉज ये माइनस का हो जाएगा। ये इस साइड आके फिर से माइनस का हो गया, तो -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सारे नंबर 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो भाई 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो यहाँ पर हमारे सामने ऐसी कोई इक्वेशन है जी, 16x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी है बी। तो यानी कि बी और सी ये दोनों इक्वेशंस हैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स की। तो समझ में आ गई एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालनी है। मैंने आपको दोनों की बता दी, ठीक है, आप दोनों की निकाल सकते हो ऐसे। और अदरवाइज अगर आपको एक की मिल गई तो आप दूसरे का स्लोप तो एटलीस्ट निकाल सकते हो। चलो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आपने ऐसे तरीके से नहीं करना, अदरवाइज ऐसा तरीका इजी है, अगर ऐसे तरीके से नहीं करना तो अगर आपको एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता लग गई तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर की स्लोप आपको पता लग जाएगी। जी हाँ पता लग जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और स्लोप पता लग गया तो हमें एक और पॉइंट निकालना है कि कहाँ से एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है। तो ये जो लाल लाइनें जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं से पास हो रहा है ना, तो लाल लाइनों की जो इक्वेशन है उसको आप सोल्व कर लोगे तो वो पॉइंट भी आ जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो। वो लेंथी वे है, जस्ट दिमाग दौड़ाने के लिए मैं आपको बता रहा था। तो अब एक बार ये और बताओ भाई जरा, ठीक है, बिकॉज इसको भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से करवाने वाला हूं, इसका फॉर्मूला भी है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट, ठीक है। तो एक बार खुद सोचो जरा कैसे आप निकाल सकते हो। What are the coordinates of the foot of the perpendicular from this point to this line? अब ये foot of the perpendicular क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक पॉइंट है, तो अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये जो पॉइंट है ये है जी 4 1। अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, लाइन क्या है, लाइन है जी 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये किसी पॉइंट पर तो काटेगा ना इस लाइन को, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट। इसके परपेंडिकुलर का पैर ही है, यहीं पर इसने यहाँ पर लैंड किया है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर आएगा। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की खासियत क्या है बताओ जरा मुझे। इस पॉइंट की ये खासियत है कि ये काली लाइन
और ये लाल लाइन, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं? जी हाँ, इंटरसेक्ट करती हैं। तो मुझे लाल लाइन की इक्वेशन तो पता है, जी हाँ पता है। अगर मुझे काली लाइन की इक्वेशन पता लग जाए किसी न किसी तरह, तो मैं पता कर लूं कि दोनों ये जो लाइनें हैं ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। कैसे पता चलेगा? दोनों की इक्वेशन को सोल्व करके कि दोनों लाइनें किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको सिर्फ काली लाइन की इक्वेशन निकालनी है बस, और इक्वेशन खत्म। तो काली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देखो, काली लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट हमारे पास है, जी हाँ है। तो मुझे बस काली लाइन का स्लोप चाहिए, और स्लोप निकालना बड़ी बात है क्या? काली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका स्लोप आपकी आंखों के सामने है, तो इसका स्लोप भी आंखों के सामने ही है। तो इस लाल लाइन का स्लोप क्या है भाई, बताओ जरा। लाल लाइन का स्लोप हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -4, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप हो गया 3/4। तो इस काली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इसको पहले तो रेसिप्रोकल करो 3/4 को, फिर साइन चेंज करो ये। तो काली लाइन का स्लोप आ गया ना देखते ही देखते। तो अब काली लाइन की इक्वेशन बता दो जरा। तो काली लाइन की इक्वेशन स्लोप को और एक पॉइंट को यूज करते हुए, y - 1 इज इक्वल टू -4/3 इंटू x - 4। तो ये हो गया जी 3y - 3। अगर इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3y - 3 इज इक्वल टू -4x + 16, -4x + 16। तो ये हो गई जी 4x + 3y इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। तो ये जो इक्वेशन है काली लाइन की है, ये जो इक्वेशन है ये लाल लाइन की है। तो दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट करनी है वही निकालना है ना। तो सोल्व कर लो इक्वेशंस को, कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए भाई सोल्व करते हैं। देखो अब सोल्व कैसे करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं ताकि जो y का कोफिशिएंट है 4 × 12 हो जाए, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं ताकि जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 12 हो जाए और y खत्म हो जाए जब मैं इन दोनों को ऐड करूं। तो चलिए भाई ऐड करते हैं। तो ऊपर जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 4 चौके 16, और नीचे x का कोफिशिएंट हो गया जी 9। तो 16 और 9 25x। और जो y कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसीलिए हमने ये सारा काम किया है। अब इस 12 को मैं राइट साइड पर लिखना चाहूँगा एक बार -12 के रूप में, ये लो। ठीक है, तो अब ऊपर जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी 9 चौके 76, वो हो जाएगी 76, और नीचे हो जाएगी 12 × 36 -36। तो 76 - 36 ये हो गया जी 40। तो x इज इक्वल टू 40/25, यानी कि 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। तो x की वैल्यू 8/5 है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर x की वैल्यू 8/5 है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। पॉइंट y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी निकालनी पड़े, मान लो यहां पर भी ऐसे होता, ये माइनस होता, फिर भी निकालनी पड़े, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो समझ में आ गई बात। जब आपको, फिर से बता रहा हूं, जब आपको किसी भी लाइन के ऊपर, मान लो एक लाइन है और किसी पॉइंट से उस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है कि भाई कौन से पॉइंट पर ये लाइन कौन से पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर आके गिरा। तो देखो लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट से आ रहा है ऑलरेडी गिवन है। परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है, जो कि हमें कैसे पता चलेगा, इस लाइन का स्लोप है, परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका स्लोप पता चल जाएगा। तो इसकी इक्वेशन पता चल जाएगी E1, लाइन की इक्वेशन है E2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, पॉइंट आ जाएगा जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। दैट्स इट। करोगे तो जितना मैं बता रहा हूं ये लेंदी लग रहा है, स्टेप तो यही सारे करने पड़ेंगे, तो करोगे तो जल्दी हो जाता है ये रिक्वायर्ड टाइम में। तो अब एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा भाई, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन दिस लाइन। इस पॉइंट की इस लाइन में क्या रिफ्लेक्शन है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन ये मैं फॉर्मूले आपको रटवा नहीं रहा हूं क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग मेन है। फॉर्मूले को, इसके फॉर्मूले को भी आप यूज करोगे तो भी उतना ही टाइम लग जाता है। अगर अंडरस्टैंडिंग में आप थोड़े से फास्ट हो तो उतने ही टाइम में आप इजीली निकाल लोगे। और अंडरस्टैंडिंग कभी भी भूलने के चांस नहीं रहते। मैं कभी भी इस अंडरस्टैंडिंग को भूलता नहीं हूं, चाहे बहुत महीनों तक रिवाइज ना करूं, अंडरस्टैंडिंग होती है मेरे पास। ठीक है, तो अब देखो, तो किसी लाइन के अंदर हमें बताना है कि किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहां पर होगा।
तो सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बताई है, कि किसी भी लाइन को अगर आप शीशे की तरह मानते हो तो इस पॉइंट की अगर आपको रिफ्लेक्शन देखनी है तो बिल्कुल सीधी एग्जैक्टली उतनी ही दूर इस लाइन के दूसरे तरफ होएगी, और ये दोनों बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी। ये बिल्कुल मतलब अगर ये पॉइंट ए है और इसकी परछाई बी है तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी लाइन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप शीशे में ऐसे अपनी शक्ल देख रहे हो तो आपको टेढ़ी देखने पड़े, आपकी शक्ल कहीं और दिख रही है, कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। आप बिल्कुल सीधा देखते हो सीधे शीशे में। और अगर मैं इस पॉइंट को ओ मान लूँ तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये भी मैंने आपको पहले बताया था और एनिमेशन से भी दिखाया है। तो ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है, ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है किसका, जिस पॉइंट की आप परछाई देख रहे हो उसका और उस परछाई का, इनका मिड पॉइंट है ये ओ। और वैसे ओ है क्या, थोड़ी देर पहले हम ओ का जिक्र कर रहे थे ना कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर के पैरों के निर्देशांक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, तो फिर तो हम परछाई के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें दो पॉइंटों का मिड पॉइंट पता लग गया और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए तो हम तीसरा पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बस बाकी दोनों पॉइंट के एवरेज ही तो होते हैं ना। तो चलिए भाई अब लगते हैं अपने काम पर। अंडरस्टैंडिंग मोटी मोटी मैंने आपको दे दी है। तो देखो अब ये है जी हमारे पास लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जी एक पॉइंट है जो कि है -183। इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और अगर मैं सीधा ऐसे जाता रहूं एग्जैक्टली इतनी ही दूरी पर, यहां पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं, ये अपना आंसर होएगा कि भाई इस पॉइंट की परछाई कहां पर बनती है इस लाइन में, तो इस पॉइंट पर बनेगी। तो ये मैंने मान लिया जी ए, ये मैंने मान लिया बी, ये मैंने मान लिया ओ। ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो सबसे पहला काम है कि मुझे पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि पॉइंट ओ जो है वो मिड पॉइंट है, फिर मैं इजीली इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। तो चलिए पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स को निकालना अब हमारा मिशन है। तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, लाइन ए बी और ये लाल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वही तो पॉइंट ओ है, लाल लाइन और काली लाइन। तो देखते हैं दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। लाल लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, बस काली लाइन की इक्वेशन चाहिए, फिर दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो चलो भाई, काली लाइन इस पॉइंट से पास होती है हमें पता है, तो काली लाइन का स्लोप चाहिए इसकी इक्वेशन निकालने के लिए। तो लाल लाइन का स्लोप क्या है, लाल लाइन का स्लोप है -2/1 यानी कि -2। तो काली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप होएगा 1/2, इसका उल्टा और साइन भी चेंज। तो चलो भाई काली लाइन का स्लोप आ गया ना, तो अब काली लाइन की इक्वेशन निकालो, इस पॉइंट से पास होती है और ये स्लोप है। तो देखो y - 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स -1 यानी कि x -1 x + 1। तो 2 को मैं इस साइड लेकर आ रहा हूं तो ये हो गया जी 2y - 6 इज इक्वल टू दिस। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो भाई काली लाइन की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। लाल लाइन की इक्वेशन है, जी हाँ है। तो दोनों को एक बार सोल्व कर लेते हैं जरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे ये जो लाल लाइन है इसको मैं डबल कर रहा हूं, 4x + 2y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सब मैंने मिटा दिया। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं भाई। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 5x y से y गया +15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो ये जो पॉइंट O है इसके कोऑर्डिनेट आ गए भाई, एक तो -3 है और दूसरे वाला क्या है वो भी देखते हैं। अगर x -3 है, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की, तो 7 एंड -3 ये क्या हो जाएगा +4, +4 दूसरी साइड जाकर हो जाएगा -4। तो -2y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 2 ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर। तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया जी। तो अब देखो मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनो, हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पता है। और एक बात आपको भी पता है कि ये जो मिड पॉइंट होता है ये बाकी के दो पॉइंट्स की एवरेज होता है।
एवरेज होता है कि नहीं होता है? तो अगर दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज -3 है तो सम क्या होएगा? -3 का डबल क्या होएगा? -6। सम है -6, तो -1 में क्या जोड़ू कि -6 आ जाए? तो -5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि दूसरे वाला एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तभी तो दोनों का सम -6 होएगा। क्लियर है? अब जो y कोऑर्डिनेट की एवरेज है वो 2 है, यानी कि सम जो है वो 4 है। तो इस 3 में क्या जोड़ू कि 4 हो जाए, यानी कि दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट 1 है, 3 में 1 जोड़ने पर ही 4 होएगा। तो -5 एंड 1, यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठा लो। इन क्वेश्चंस में स्पेशली फॉर्मूले के चक्कर में मत रहना, नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके दिमाग में डर पैदा कर देगी बिना वजह का। तो भाई अब इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, और अच्छे से रिवाइज करने के लिए जो चीज़ चाहिए क्विक रिवीजन पॉइंट्स, अब मैं आपको उनमें मिलता हूँ।